रामनगर रामलीला का आज से आरंभ। परंपरा के अनुरूप हाथी और बग्घी पर सवार होकर लीला स्थल पहुंचे काशी नरेश। परिवहन अधिकारी वाराणसी के ऑटो ड्राइवरों के साथ जाम की समस्या को लेकर बात किया एवं परिवहन अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने पिलर नंबर 57 ऑटो स्टैंड के पास परिवहन अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह ने ऑटो ड्राइवर एवं यूनियन के नेता ईश्वर सिंह के नेतृत्व में परिवहन अधिकारी से बातचीत करते हुए बताया कि हम लोगों को ऑटो स्टैंड नहीं दिया गया, जिससे ऑटो हम लोग खड़ा नहीं कर पा रहे हैं और 57 नंबर पुल पिलर के नीचे ऑटो स्टैंड बनाया गया है, जिससे ऑटो ड्राइवरों को ऑटो खड़ा करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसी को देखते हुए परिवहन अधिकारी ने ऑटो ड्राइवरों से बातचीत कर हल निकालने का आश्वासन दिया। वहीं कैंट रेलवे स्टेशन के सामने मूसाराम पेट्रोल टंकी के बगल में काफी बड़े प्लाट खाली देखे हैं, उस पर भी स्टैंड बनाने का विचार करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और इसको हम लोग जाम मुक्त कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे देशी विदेशी पात्रों को आमजनों को समस्याओं का सामना करना ना पड़े। ऑटो ड्राइवर मुख्य रूप से आवाज फ्रेड ग्रीड, दिनेश कुमार, सुभाष सिंह, राहुल, अशोक सिंह, पप्पू खान, आनंद अग्रहरी, किशन कुमार सहित दर्जनों लोगों ने भाग लिया। ये मीटिंग हमारे इसलिए हो रही है कि हमारा इसको काम से कैसे मुक्त किया जाए, इस संबंध में जो स्वामी है मालिक है उससे हमें राय मशविरा हुआ। इस राय मशविरा के आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और रेलवे स्टेशन है। यहाँ से देशी विदेशी पर्यटक निकलते हैं और जाम में फंस कर रह जाते हैं। सारी कोशिश यही है कि शहर को, पूरे शहर को जाम से मुक्त किया जाए। आज की भी जो सारी कवायद इसलिए हो रही है शहर को जाम से मुक्त किया जाए। आप देखेंगे 10 से 15 किलोमीटर का मंजिल हुआ है। आज बनारस में जाम की समस्या लेकर के परिवहन अधिकारी आज बनारस कैंट के स्टेशन पे आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि बनारस जाम मुक्त किस तरह किया जाए, जिसमें वो ऑटो चालक एवं ऑटो यूनियन का सहयोग लेकर के आगे अच्छे से काम करना चाहते हैं। हम आरटीओ साहब का धन्यवाद देना चाहते हैं, परिवहन अधिकारी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि अगर इसी तरह अधिकारी हम ऑटो चालकों के बीच में आकर के और ऑटो चालकों के हित की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है बनारस में जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। और ऐसे अधिकारी बहुत कम ही मिलते हैं जो ऑटो चालकों के बीच में आते हैं, और बहुत सारे अधिकारी जो एसी के कमरे में बैठ करके अपना वेतन लेते रहते हैं। मगर बनारस में ये अधिकारी ऐसे अधिकारी हैं जो रात के 2 बजे बस सीज करते हैं और ऑटो वाले को भी सीज करते हैं। जिसको गलत पाते हैं उसको सीज कहता है। ये बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और स्टेशन से उतरते देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और जाम में यात्री जूझते। क्या कहेंगे? देखिए, आज वो आए थे तो ये बात हुआ कि ये स्टैंड हम लोग को दिया जाएगा और उसके लिए हम लोग बैठ के फिर दोबारा मीटिंग करेंगे। आज प्रथम बार ऑटो चालक और परिवहन अधिकारी के संग हम लोग की वार्ता हुई है। इसके बाद हम लोग नगर निगम जाएंगे और आला अधिकारियों से मिलेंगे। स्टैंड की फिर से मांग किया जाएगा, जिसमें हमारे थाना के कैंट थाना के और भी जितने भी थाने के लोग हैं उनको भी बुलाया जाएगा और मिलजुल के सभी लोग बनारस में नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जाम मुक्त करने के लिए कोशिश की जाएगी। सभी ऑटो चालक ने यह शपथ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी, निम्स न्यूज लाइव यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखित Modi@20 पुस्तक का विमोचन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। वाराणसी के प्रबुद्ध जनों के साथ ही इस कार्यक्रम में तमाम मंत्री और विधायक के साथ बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखित इस पुस्तक के विमोचन के दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों को बताया। कार्यक्रम में पहुंचे विशिष्ट के जनों और बीजेपी के पदाधिकारियों ने इस पल को बताया गौरवपूर्ण। तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री त्रिभुवन राम जी, श्री अशोक भवन जी, श्री सुनील पटेल जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री सुभाष रघुवंश जी,
नरेंद्र पटेल जी और माननीय अशोक भवन जी। रिपोर्ट वाराणसी निम्बस न्यूज लाइव यूपी। नीट में एनसीसीआई का शानदार प्रदर्शन। वाराणसी में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से बुधवार देर रात नीट का परिणाम जारी हुआ, जिसमें विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी एनसीसीआई का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें 30 से ज्यादा छात्रों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त कर संस्था और वाराणसी शहर का नाम रोशन किया। संस्था के डायरेक्टर श्री एसके यादव ने बताया कि हमारे यहाँ अमन सिंह 660, अंशिका यादव 665, दीपक आनंद 638, निखिल कुमार यादव 636, संजना सिंह 635, महेश्वरी यादव 635, अयान रजा 635, दीप्ति यादव 632, अंकित पटेल 635, आकाश कुमार पटेल 633, रवि शंकर मौर्य 632, ध्रुव कुमार 625, आकृति त्रिपाठी 623, साहिल हुसैन 622, प्रियांशु सिंह 621 अंक प्राप्त कर संस्था का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि संस्था के टीम के कठिन परिश्रम और व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा क्लास और टेस्ट सीरीज का परिणाम है कि इतने अधिक मात्रा में छात्र सफल हुए और इस बार संस्था का परिणाम शानदार रहा। अभी घोषित हुआ है 7 तारीख को देर रात में। तो हमारे संस्था के द्वारा एनसीसीआई के द्वारा मैक्सिमम छात्रों ने परिणाम अच्छा पाया, जिसमें पढ़ रहे थे अधिक बच्चों ने सफलता पाई। तो इस बार संस्था का परिणाम बहुत शानदार रहा, जिससे कि हमने चाहा कि यहाँ पे जितने लोग हैं उसको बताया जा सके। कितने बच्चे? लगभग 30 से अधिक हैं। हमारे यहाँ एक क्लास और टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, जिससे कि दोनों मिला के बच्चे सफल हुए हैं। हमारे यहाँ क्लासरूम के जो स्ट्रेंथ है उसमें मिनिमम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सिलेक्शन का ये बेस बना के हम लोगों ने प्रोग्राम साल भर बच्चों को प्रिपरेशन के लिए लगाते हैं, जिसमें पर पेरेंट्स हमेशा यहाँ पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक टीचर हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बच्चे चाहे हिंदी मीडियम से हों चाहे इंग्लिश मीडियम से हों, बच्चों के लिए पर्सनल गाइडेंस सर यहाँ पे है, क्लासरूम अलग से है, प्लस हमारे यहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, सारी चीज़ें। आज की जो प्रेस वार्ता है नीट के रिजल्ट के परिणाम की वजह से रखा गया है। कितने बच्चे इसमें? यहाँ संस्था के द्वारा 30 से अधिक छात्र छात्राएँ सफल हुए हैं, जिसमें कि इस वर्ष पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी बहुत ही शानदार परिणाम रहा नीट के छात्र छात्राओं का। क्या कितना परसेंट गया हर छात्रों का? हर छात्रों का परसेंटाइल स्कोर जो है वो 99 परसेंटाइल स्कोर के आसपास है, जिसमें कि हमारे यहाँ 600 नंबर के ऊपर जो बच्चे हैं वही सिलेक्ट हो रहे हैं, और ये 30 से अधिक बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, वो 600 से अधिक मार्क्स वाले बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। कैसे तैयारी करवाते हैं आप बच्चों को? हम लोग जो प्रोग्राम रखते हैं कि क्लास के साथ साथ टेस्ट बहुत कराया जाता है, जिससे कि अपना बच्चा निखार सके, रिजल्ट पा सके। जैसे अभी आपने बताया कि 30 से प्लस बच्चे से निकाले हैं जी। तो और छात्रों के लिए क्या कहेंगे? हम और छात्रों को कहेंगे कि आप कम से कम जो बच्चों की संख्या होती है, जैसे हमारे यहाँ एक बैच में 50 बच्चे बैठते हैं, तो कम संख्या होने की वजह से टीचर आपको गाइड करता है पर्सनली, और आप जब ज़्यादा संख्या में पढ़ते हैं तो वहाँ पे गाइड नहीं हो पाता है सही से। तो कम संख्या में पढ़ें, क्लास को अटेंड करें, रेगुलर आप पढ़ाई करते रहें, रेगुलरिटी को डिस्टर्ब ना करें, और कम से कम 8 घंटा पढ़ाई करें। बात की जाए तो इस समय इंग्लिश मीडियम का बोलबाला है, लेकिन सरकार कहती है हिंदी मीडियम से पढ़िए, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कैसे इसको मैनेज करते हैं? इसको मैनेज हम लोग इस प्रकार करते हैं कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं, और अलग से उनको पर्सनल गाइड के थ्रू करके उनको बताया जाता है कि कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने लगे, जिससे कि बच्चे का कन्फ्यूजन दूर हो सके, डाउट दूर हो सके। जिस तरह से आपने बताया कि इतने बच्चे हमारे निकले, तो क्या उसमें हिंदी मीडियम के भी बच्चे थे? जी, कम से कम 50% जो बच्चे थे हमारे यहाँ वो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के। बालिकाओं छात्राओं का कितना परसेंटेज रहा? छात्राओं का परसेंटेज लगभग 30% रहा। कितनी छात्राएं सफल हुई हैं? जैसे हमारे यहाँ लगभग 10 के आसपास जो बच्चे सफल हैं 30 में से। अच्छा, ये बताइए कि वो जो बच्चे सफल हुए हैं उसमें छात्राएं कितनी है, छात्र कितने हैं, लड़के या लड़के कितने हैं? 20 और 30 का रेशियो लगभग है, अप्रॉक्स 20 और 10 का रेशियो है। मतलब 20 लड़के आपको छात्र हैं
और 10 लड़कियां हैं छात्राएं हैं। तो लड़कियां की परसेंटेज लड़कों के प्रति अधिक है कि लड़कों की परसेंटेज? हमारे यहाँ परसेंटेज लड़कों की अधिक है, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियां बहुत ही अच्छा परिणाम ला रही हैं, बहुत ही मेहनत कर रही हैं, आगे चल के वो इससे भी अच्छा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। वाराणसी में उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल का दौरा। कैंट रेलवे स्टेशन पर महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण। काशी स्टेशन के रिमॉडलिंग और मालवीय ब्रिज के पास प्रस्तावित डबल डेकर बनेगा पुल। पुल के निर्माण कार्य को लेकर की अधिकारियों के साथ बैठक। काशी के पारंपरिक स्वरूप पर किया जाएगा काशी स्टेशन का नवीनीकरण। कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनेगा कोच रेस्टोरेंट। जैसा कि आपको मालूम है, बनारस एक अति महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है नॉर्दर्न रेलवे सिस्टम का। इसमें हमारे पास 2 स्टेशंस हैं, वाराणसी कैंट और काशी। दोनों स्टेशंस पर स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य नया भी सैंक्शन हुआ है और वाराणसी कैंट में एक जो फेज़ 1 था वो कंप्लीट होने वाला है। उसमें एक FOB रह गया है, वो भी हमारी चेष्टा है कि उसे जनवरी तक हम लोग कंप्लीट कर सकें। उसके साथ साथ यार्ड रिमॉडलिंग का जो वर्क है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशनली वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो कार्य भी अब काफ़ी आगे बढ़ गया है। मार्च 23 तक हम लोग उसको पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये कार्य पूरा हो जाएगा तो हमारे पास जो बनारस स्टेशन पे जो ट्रेन हैंडलिंग की कैपेसिटी लिमिटेशन रहती है वो दूर हो जाए, काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो हमारी दूसरी लिमिटेशन रहती है कि एक रूट से दूसरे रूट तक हम लोग ट्रेन नहीं पास कर पाते, वो भी हमारी लिमिटेशन दूर हो जाएगी। काशी के डेवलपमेंट के बाद काशी स्टेशन भी एक अल्टरनेटिव टर्मिनल के तौर पर हो जाएगा और उसके साथ साथ वो वहाँ पे यात्रियों के लिए सुविधाएं बहुत हो जाएंगी। जी सर, प्रधानमंत्री जी का था कि कुली और रिक्शा चालक का जो है पहले बनेगा साहब। अब तक हम लोग के हम लोग का 2 आदमी के मिलता है, बच्चे हम लोग के साथ कैसे जाएंगे इसके भी ध्यान दीजिए सर। जो होने लायक है हेल्थ कार्ड या मेडिकल कार्ड सर हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है सर। फेज़ 1 और रीमॉडलिंग का वर्क चल रहा है वो लगभग 600 करोड़ का है और जो फेज़ 2 में जो सैंक्शन अभी हुआ है उसका जब टेंडर हो जाएगा तब हमें उसकी अनुमानित लागत मालूम पड़ेगी, लेकिन अभी लेआउट उसका फाइनल नहीं हुआ है तो इसलिए उसकी कॉस्ट के बारे में अभी कहना थोड़ा सा। देखिए, ये वाराणसी कैंट से DDU के बीच में हमारे पास लिमिटेशन है क्योंकि इस रूट पे फ्रेट ट्रेन भी काफ़ी चलती हैं और मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स का भी बहुत लोड है। तो इस सेक्शन की क्वाड्रिपलिंग करने का प्रस्ताव है, यानी क्वाड्रिपलिंग यानी एक डायरेक्शन की 2 लाइन, टोटल 4 लाइन हो जाएंगी। और इसके लिए जैसा कि आपको मालूम है गंगा नदी पर एक ब्रिज बनाना है, वो ब्रिज हम लोग 4 लाइनों के साथ बनाएंगे और उसकी डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन अभी होना बाकी है, लेकिन कंसेप्ट यही है जिससे मालवीय ब्रिज के पैरेलल ये ब्रिज अवेलेबल होगा और इससे हम लोग ट्रेनों का आवागमन सुगमता से कर सकेंगे। DPR का हमारा एम है नवंबर के माह तक हम लोग DPR कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, एक बार DPR बन जाए तब उसके बाद उसकी लागत के बारे में हम लोग बोल पाएंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेशन की वजह से हम लोगों को ट्रेन चलाने में दिक्कत होती है और ट्रेन आपने देखा होगा 1.5 घंटा लेती हैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, तो कॉस्ट के बारे में बाद में पता पड़ेगा। वाराणसी डेवलप हो रहा है, काशी रेलवे स्टेशन को डेवलपमेंट का जो योजना बनाएगी क्या है? काशी स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए हम लोग उसे बिल्कुल आधुनिक स्टेशन के तौर पर डेवलप करेंगे जिसमें काशी का जो पारंपरिक स्वरूप है वो आपको पूरी तरह दिखाई देगा। उसमें 6 प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव है, अभी वर्तमान में 3 हैं, 3 और ऐड कर दिए जाएंगे और जो उसके बगल में कोल यार्ड है जो आजकल इस्तेमाल नहीं होता उसकी लैंड यूज़ करी जाएगी और उस एरिया से जो नया ब्रिज बन रहा है उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी देंगे। ये अभी कंसेप्ट में डेवलप हो गया है, अभी इसकी इंजीनियरिंग डिटेलिंग और उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन अभी होना बाकी है। वाराणसी से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, नंबर्स न्यूज़ लाइव यूपी।
विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन रुद्राभिषेक का आयोजन। विश्व में आज युद्ध, आतंकवाद, महामारी, भूख और आर्थिक अनिश्चितता के रूप में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार महादेव शिव यदि प्रसन्न हैं तो सभी जीवों के लिए सभी बुराइयों और कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम व्यम में विश्व शांति, मानवता के कल्याण और आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रार्थना करने के लिए विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन रुद्राभिषेक का आयोजन कर रहे हैं। इसमें विश्व भर के 1 लाख भक्त एक ही समय में डिजिटल रूप से संकल्प लेंगे। ये जानकारी गौरव त्रिपाठी, संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यम और रश्मि सामंत प्रबंधक संचालन, आत्मा फाउंडेशन एवं संचालक पुनर्वो समूह ने आज पराडकर स्मृति भवन आज पत्रकार वार्ता के दौरान कहा। जी, इस प्रेस वार्ता के उद्देश्य से हम सभी मीडिया में बंधुओं को बताना चाहते हैं कि जो हमने 11 सितंबर को रुद्राभिषेक का आयोजन किया है, विश्व के सबसे बड़े रुद्राभिषेक का आयोजन किया है, उसी से यह आयोजन कहाँ किया गया है? यह आयोजन प्रत्यक्ष रूप में काशी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में होगा और आभासी रूप में, ऑनलाइन रूप में हम पूरे विश्व से 1 लाख लोगों को ऑनलाइन जोड़ेंगे और संकल्प दिलवाएंगे। ये विश्व शांति एवं आतंकवाद के लेकर के आप जो है रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, इसका क्या मतलब उद्देश्य है? तो विश्व शांति एवं आतंकवाद के अंत के लिए हमने 11 सितंबर को चुना है, क्योंकि ये वो दिन है जब सभी लोगों को सिर्फ ये ध्यान है कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था, कई लोग मारे गए थे। तो आतंकवाद की जो एक हम बोल सकते हैं जो शुरुआत हुई है बहुत बड़े तरीके से वो उस समय पे हुई है। उसके बाद हमने देखा है पूरे विश्व में आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। और 11 सितंबर को, लेकिन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने जो विश्व शांति का संदेश दिया था कि हिंदू धर्म से ही कैसे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, क्योंकि हिंदू धर्म में सहिष्णुता और सभी धर्मों का आदर हमारे पूर्वजों ने पहले से बना के रखा है। तो स्वामी विवेकानंद का जो संदेश है वो हम पूरे विश्व में देना चाहते हैं। इस रुद्राभिषेक में लगभग कितने लोग शामिल होने की संभावना है? जी, ऑनलाइन पूरे विश्व से हम 1 लाख लोगों का हमारा अनुमान है कि 1 लाख लोग जुड़ेंगे। रुद्राभिषेक हम कर रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा वर्चुअल रुद्राभिषेक होने वाला है। आज तक ऐसा आयोजन कभी हुआ नहीं है विश्व में। तो ये रुद्राभिषेक जो यहाँ हम वहाँ करते हुए वहाँ से देंगे। और ये संकल्प हम किस बात का ले रहे हैं? ये ले रहे हैं हम विश्व शांति और आतंकवाद के अंत के लिए। अब सितंबर को आज के समय में पूरे विश्व में सभी लोगों को यह डेट 11 सितंबर 9/11 सिर्फ जो आतंकवादी हमला हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका में, सिर्फ उसी लिए याद रखते हैं। जबकि 11 सितंबर 1893 वो दिन है जब हिंदू धर्म पूरे विश्व पटल पर रखा गया। सहिष्णुता और विश्व के सभी धर्मों का आदर बताया गया है। तो इसी उद्देश्य से हमने 11 सितंबर ये चुना और स्वामी विवेकानंद, तो यही संदेश हम पूरे विश्व में सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बोस न्यूज लाइव यूपी। विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी ने विपक्षियों पर लगाया आरोप। विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक के खिलाफ शुक्रवार को भेलूपुर थाने में एफआईआर दर्ज होने का मामला सामने आया है। 56 वर्षीय अन्नपूर्णा सिंह इसी थाना क्षेत्र के मुमुक्षु भवन में रहती है। दूसरी तरफ अन्नपूर्णा ने ही एक वीडियो जारी कर एफआईआर वापस लेने की मांग के साथ ही पाठक के साथ अपने भाई बहन के रिश्ते की बात साझा की। इसके पहले भी कौस्तुभ नामक एक युवक ने अरुण के खिलाफ किसी मामले को लेकर रपट दर्ज कराई थी। अन्नपूर्णा मामले में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। बता दें कि अरुण पाठक ने एक वीडियो जारी कर इस एफआईआर को फर्जी और अपने खिलाफ षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा है कि विरोधियों को मेरा जेल से बाहर आना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वे उल जुलूस मामले में मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हैं। वहीं अन्नपूर्णा ने वीडियो में कहा कि कौस्तुभ कुछ पुलिस वालों के साथ मेरे घर आया था। नींद में होने के कारण मैं ज्यादा बात नहीं कर पाई। मैंने उन लोगों को अपने और अरुण के रिश्ते को लेकर बात भी की थी, लेकिन मेरी बातों का उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। इस मामले को लेकर अरुण पाठक की पत्नी मनीषा ने भी मीडिया को बताया कि हिंदुत्ववादी सरकार होते हुए मेरे पति को इस तरह से बताना लोकतंत्र और हिंदुत्व के खिलाफ है। वे पिछले 3 दशक से सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, आए दिन सामाजिक कार्य भी करते आ रहे हैं।
2010 में अन्नपूर्णा सिंह भी इसी कार्य के दौरान मिली थी। मेरे पति ने अन्नपूर्णा की काफी सहायता की है। पिछले 2-2.5 वर्ष से मेरे पति और अन्नपूर्णा की कोई मुलाकात और वार्तालाप नहीं है, इसलिए वे भी परेशान हो रही थी कि अब कौन उनकी मदद करेगा। इसी बीच विरोधियों ने उनको दिग्भ्रमित कर यह FIR कराया है। मनीषा ने यह भी कहा कि अन्नपूर्णा दीदी से जब मेरी बात हुई तो वह फूट कर रोने लगी और पूरी सच्चाई बताई। साथियों, हर हर महादेव। अभी 2 दिन पहले मैं जेल से रिहा हुआ। मेरे ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लादे गए। कल रात को फिर पता चला कि एक FIR मेरे खिलाफ एक ब्लाइंड महिला से कराया गया है, जिनसे मेरा भाई बहन का रिश्ता है। 2010 से मैं उनको जानता हूँ और मैंने उनका सेवा सत्कार जो भी हुआ हमने किया है। जब पता चला तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वीडियो जारी किया है, वो भी मैंने शेयर किया है। तो इस तरह से मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और मेरा दोष यही है कि मैं हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूँ, किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी संगठन का कार्यकर्ता नहीं हूँ और स्वयं एक संगठन बना के कार्य कर रहा हूँ और हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। बस मेरा दोष यही है कि मैं सत्य बोलता हूँ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का शिष्य हूँ और हमारे गुरु ने हमेशा कहा था कि गलत चाहे जो भी करे, कितना भी बड़ा हो, उसका विरोध करना चाहिए। तो विश्व हिंदू सेना के बैनर तले गलत करने वालों का विरोध किया गया, हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों का विरोध किया गया। माँ सिंगार गौरी का आंदोलन 33 सालों से मैं चला रहा हूँ, सबको मालूम है। तो मेरे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसका प्रतिकार न्यायालय में हो रहा है और माननीय न्यायालय पर मुझे भरोसा है और बहुत जल्द सबका सच्चाई सामने आएगा। मामला ये है कि गत 2 वर्षों से मेरे पति जो हिंदूवादी नेता हैं वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने बाल बच्चे बीवी माता को छोड़ के संघर्ष कर रहे हैं और उसी दौरान पुलिस वालों ने अपना काफ़ी उत्पीड़न किया, फर्जी मुकदमे लादने की भी कोशिश की है। और जैसे आप लोग को पता है कि 8 अगस्त को उनको श्रृंगार गौरी के मुद्दे पर अरेस्ट कर लिया गया था और वो रिहा भी हुए हैं 2-3 दिन पहले। और उसी के बाद ये लोग ढूंढ के लोगों को फर्जी मुकदमे लाद रहे हैं। अभी फ़िलहाल अन्नपूर्णा दीदी, जिनको इन्होंने गोद लिया था 2010 में, बहन मानते थे, वो उनको राखी बांधती थी, उनके पास भी ये लोग गए थे कि आप मुकदमा दर्ज करिए और हम लोग गवाह पेश करेंगे। और उन्होंने हमसे सारी बात बताई थी कि पुलिस वालों के दबाव में मैंने ऐसे किया है, भैया के ख़िलाफ़ मैंने मुकदमा में गलत बोला हुआ है। और एक हिंदूवादी सरकार में हिंदूवादी नेता के साथ इतना अत्याचार, उसके परिवार के साथ इतना उत्पीड़न हम लोग ने नहीं सोचा था कि ये हम लोग के साथ ऐसे होगा। जो बचपन से बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पे चले हैं, हिंदुत्व के लिए सदैव लड़े हैं, उनके खिलाफ़ इतना अत्याचार हो रहा है, ये निंदनीय है। और इस मामले को लेके हम न्यायालय में प्रतिकार करेंगे और उम्मीद भी है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। इन्होंने जो मुकदमे लादे थे गत 2 वर्षों में, उनको एंटीसिपेटरी बेल भी मिली है, अरेस्ट स्टे भी हुआ है, उसके बावजूद भी इन्होंने फर्जी मुकदमे लादे हैं। अन्नपूर्णा दीदी, जिनको इन्होंने गोद लिया था, उनका पूरा सम्मान देते थे, उनको हर कुछ मुहैया कराते थे। लेकिन 2 वर्ष से जब ये बाहर थे तो उनसे भेंट न होने की वजह से वो थोड़ा परेशान थी और उसी परेशानी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने उनको थोड़ा मिसगाइड करके मुकदमा लाद दिया। और जब हमसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे सारी सच्चाई बता दी कि पुलिस पहुंची थी और उन्होंने दबाव बना के इनके ऊपर मुकदमा लादा हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि न्याय हो और जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ योग्य जांच बैठाई जाए और हमको न्याय मिले, मेरे पति को न्याय मिले, जो गत कई वर्षों से अपना जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिए हैं। तो उनसे हमारा जो 2010 में मेरे पति देव रहते हुए उनसे हमारा संपर्क हुए, मेरे पति के साथ वो मिलते थे और हम उनको राखी बंधे। तो मेरे साथ उनका कोई ऐसी बात नहीं है कि झगड़ा और कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे सम्मान दिए
और जब मैं उनके वहाँ जाती थी वो हमें आदर सम्मान खातिर करते थे। शादी में कुंवारी लड़की किसी को शादी कराया था, वो हमको बुलाया। जब दोपहर को खाई पी के आराम कर रही थी तब पुस्तक त्रिपाठी पुलिस लेकर आए। मैंने पूछा, मैं नींद में थी, गहरा नींद में थी। मैंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? कि हम पुलिस हैं। अब अरुण पाठक के नाम में बताऊँ कि जाने दो, जो हो गया छोड़ दो, अभी वो ठीक रहे। और हम भैया जी अरुण पाठक कहाँ है वो भी मैं नहीं जानती थी, और मैं ना तो कहीं गई। तब वो हमको बोले, अब नींद में आके नींद के चक्कर में हम बोल दिए उल्टा सीधा। अब ऐसा बात तो छोड़िए, कैंसिल मुकदमा जो है कैंसिल। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। प्रयागराज के नवाबगढ़ थाना क्षेत्र में आज अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अन्य पार्टियां तवज्जो नहीं देती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का जो एजेंडा लेकर चल रही है उससे हम लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। इसी कड़ी में आज लाल गोपालगंज में मिशन मोदी अंगेज पीएम का नारा देते हुए आज जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही अल्पसंख्यक आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। अल्पसंख्यक समाज के जिला अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग 2024 को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और 2024 में हम लोग हैट्रिक मारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनाने में पूरा योगदान देंगे। अब इसका विस्तार किया जा रहा है, करीब 20 जिलों में विस्तार हो चुका है और दिसंबर के लास्ट तक हम लोग जो हैं तो 50 जिलों में इसका विस्तार कर देंगे। इसका जो मेन उद्देश्य है मिशन मोदी का, वो ये है कि हम ऐसे कार्यकर्ताओं को बनाएं, हम समाज में ऐसे कार्यकर्ताओं को पैदा करें कि मोदी जी के बाद भी मोदी जैसे लोग पैदा हो जाएं और वो देश में शासन करें, देश को उन्नत के रास्ते पर ले जाएं और देश विश्वगुरु बने। लेकिन लोगों का कहना तो ये है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये मिशन मोदी में अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ा जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो अल्पसंख्यक वर्ग भी धीरे धीरे मोदी जी को वोट देने की परसेंटेज में इजाफा हुआ है। पहले जहां 1% लोग दे रहे थे वोट अल्पसंख्यक के, आज वो पहुंचकर 8 पहुंच गए। हर चीज़ में धीरे धीरे विकास होता है, वोट बैंक में भी धीरे धीरे विकास होता है। लेकिन महंगाई चरम पर है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे, गैस के दाम आसमान छू रहे, उससे जनता को भी तो दिक्कतें हो रही है। तो क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी की सरकार इस महंगाई को लेकर आ जाएगी? जो महंगाई है वो एक अनवरत विकास का सूचक है। जहाँ विकास होता है महंगाई वहीं बढ़ती है। क्योंकि आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हैट्रिक मारना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। इस सिलसिले में हम लोग काम कर रहे हैं और घर घर जाके काम कर रहे हैं और काम करेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी अब्दुल हलीम साहब आए हैं और पूर्व राष्ट्रीय मंत्री सफात हुसैन साहब और हमारे उपाध्यक्ष जी, सारी टीम हमारी आई हुई है। यानी कि 2024 की पूरी तैयारी की 2024 में हम लोग दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को। और एक चीज़ है, जो डर बसा हुआ लोगों को डराया जाता है, मुसलमानों को दूसरी पार्टियां के लोग डराते हैं कि सपा को वोट दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी, इनको वोट दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी, वो डर निकल गया है। वो जो ठेका लिया करते थे, हमारे बाप दादा लिया करते थे कि सपा को वोट दो नहीं भाजपा आ जाएगी, तो डर अब निकल गया है। अब कोई ठेकेदार यहाँ बचा नहीं है, दादा परदादा मर गए हैं, बचे हैं हम लोग, तो ठेकेदारी खत्म। अब बीजेपी का हम लोग फुल बहुमत से सरकार बन रही, फिर बनाएंगे। जो पहले वो जितने वोटों से जीतते थे हमारे सांसद या विधायक, उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। और एक एक मुस्लिम वार्ड बूथ की बात कर रहा हूँ, हर मुसलमान वार्ड से बम्फर वोट पड़ेगी, मोदी जी को बम्फर वोटों से जिताएंगे इस बार, सरकार बनाएंगे केंद्र में। न्यूज़ लाइव यूपी। लखनऊ में एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान, बच्चा चोरी से संबंधित सूचना का सत्यापन एवं जांच राजपात्रित अधिकारी द्वारा किए जाने, प्रभावी गश्त किए जाने, आमजन को जागरूक किए जाने हेतु लाउड स्पीकर का प्रयोग एवं सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाह का त्वरित रूप से खंडन करने के निर्देश दिए गए। इस पूरे प्रकरण को
शासन एवं पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। पूर्व में भी मॉब लिंचिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश सभी जनपदों को दिए गए थे। उन्हें पुनः भी संवेदनशील बनाया गया है, नया सर्कुलर जारी किया गया है और ऐसे सभी प्रकरण जो भी इस तरह की चीजें अगर प्रकाश में आ रही हैं उसके लिए निर्देश है कि उसकी सत्यता को तुरंत सीनियर लेवल पे राजपत्रित अधिकारी जाके स्वयं परखें और सत्यता के आधार पर कार्रवाई करें। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा अगर झूठे आरोपों में किसी के साथ मारपीट की जा रही है, चोट पहुंचाई जा रही है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स जहां पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, इस ऐसे 5 साल के आंकड़ों को निकाल के वहां पे प्रॉपर गश्त और पिकेटिंग की व्यवस्था कराई गई है। 112 को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके वाहन भी ऐसे कॉल्स पे तत्काल मौके पे जाएं और लोगों को जागरूक करें। पुलिस को ये भी निर्देश दिया गया है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीसीटीवी हैं उसके फुटेजेस का उपयोग करें तथा जन सहयोग से या अन्य कोई जो व्यावसायिक संगठन है उनके द्वारा जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उसका भी सदुपयोग किया जाए। साथ ही साथ लाउड हेलर के द्वारा कंटिन्यूअस इसका जो पुलिस के छोटे वाहन है उसके द्वारा इसका अनाउंसमेंट कराया जाए और विशेष रूप से जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में या सुनसान इलाके में अगर कोई भी व्यक्ति जो मानसिक विक्षिप्त रूप से घूम रहा है उसको भी प्रॉपर टेक केयर करने के निर्देश दिए गए हैं। अमूमन देखा जाता है कि ऐसी स्थितियों में उसके साथ भी लोग मारपीट करते हैं और अनायास हिंसक घटनाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में हिंसक घटनाएं कारित कर रहा है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के निर्देश शासन एवं डीजीपी के द्वारा सभी फील्ड फॉर्मेशंस को दिए गए हैं। सर, क्या वाकई प्रदेश में ऐसा कुछ है कि कोई संगठित ऐसा गिरोह चल रहा है? क्या वाकई कुछ बच्चा चोरी की घटनाएं हुई हैं? इस तरह की कोई बात नहीं है। समय समय पे आपने पूर्व में भी देखा होगा एक मास हिस्टीरिया का जनरेट हो जाता है कभी कभी और उसके आड़ में इस तरह की घटनाएं कुछ लोग जानबूझ के भी अपराध। बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज। बुलंदशहर में शराब माफियाओं के प्रशासन ने की संपत्ति कुर्क। अवैध शराब का कारोबार कर अर्जित की गई संपत्ति को किया गया प्रशासन द्वारा कुर्क। डीएम व एसएसपी के आदेश पर शराब माफियाओं की गई संपत्ति कुर्क। गांव सैदपुर निवासी उपेंद्र उर्फ मोटी पुत्र उभय भान व अरुण उर्फ अन्नू उदय भान की गैंगस्टर एक्ट 14A के तहत की गई संपत्ति कुर्क। शराब माफियाओं की 1,60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। उपेंद्र उर्फ मोटी पर 11 व अरुण उर्फ अन्नू पर 6 आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। दोनों अपराधी मिलकर शराब का करते थे अवैध कारोबार। दोनों शराब माफिया थाना बीबी नगर पुलिस के हैं टॉप 10 अपराधी। थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव सैदपुर में शराब माफियाओं की गई संपत्ति कुर्क। बच्चियां हैं, दोनों अनुबाल भारती स्कूल है बीबी नगर में, उस पर पढ़ने वाली हैं। ये आज जब स्कूल से लौटी दोनों स्कूटी पे साथ में थी और ये 2 बच्चियां हैं जिनमें से एक लड़की है जो निसुरखा गांव थाना बीबी नगर की रहने वाली है जो कक्षा 11वीं में पढ़ रही है और जो दूसरी हैं वो ग्राम खेड़ी थाना औरंगाबाद की रहने वाली है जो कक्षा 10वीं में पढ़ रही है। ये दोनों अच्छी दोस्त हैं। ये स्कूल से दोनों साथ में आए स्कूटी पर। इन्होंने स्कूटी की चाबी उसी में छोड़ दी, सीट पर दोनों बैग वहीं पे छोड़ दिए स्कूल के और उसके बाद नहर में कूद गए। इससे पहले बताया जा रहा है जब जांच पड़ताल की गई तो किसी ने उन्हें पहले दूसरे पुल पर देखा था औरंगाबाद की तरफ। जब वहाँ टोका गया तो ये दोनों बच्चियाँ चलकर स्कूटी से आगे चलकर निसुरखा पुल में जो थाना बीबी नगर में लगता है वहाँ पहुँची। वहाँ इन्होंने स्कूटी खड़ी की और पानी में कूद गई। वहाँ पे एक व्यक्ति ने इनको बचाने का प्रयास भी किया परंतु वह सफल नहीं हो पाया। तब तक थाना पुलिस मौके पर पहुँच गई, हम लोग भी आ गए और सिंचाई विभाग से इसमें तत्काल फ़ोन पे बात की गई कि जो थाना का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है, तो
जिसको तत्काल कम किया जा सके, जिससे बच्चियों को सकुशल बरामद किया जा सके। इसमें फ्लड पीएसी की टीम अनूप शहर से पहुंचने वाली है एवं ब्रजघाट से भी गोताखोरों को बुलाया गया है। वे भी यथाशीघ्र यहाँ पहुँच जाएंगे और बच्चों को सकुशल बरामद करने की पूरी कोशिश जारी है। बुलंदशहर से निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।